हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस की। आप लोग बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस करें, तो आज हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कॉन्स्टिट्यूट्स, यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, उसमें क्या चीज बताई जाती है, हमें ये बताना है। सिंगल फर्म प्रोड्यूसिंग क्लोज सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जो सिंगल फर्म होती है वो क्लोज सब्स्टिट्यूशन प्रोड्यूस करती हैं। मैनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग क्लोज सब्स्टिट्यूशन, मैनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की जो सिचुएशन होती है उसके अंदर बहुत जो फर्म्स होती हैं, बहुत सारी फर्म्स, वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट यानी कि अलग अलग तरह के प्रोडक्ट को यहाँ पर क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज। अब जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमेशा कैसा होता है? कॉनकेव टू दी ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर आपको बताना है जो इंडिफरेंस कर्व है वो किस तरह का कर्व होता है। बहुत सिंपल है, मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व पढ़ाया हुआ है, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि इंडिफरेंस कर्व जो होता है उसका मैप कैसे बनाया जाता है और किस तरह से वो यहाँ पर लाई करेगा, या फिर एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो आप उसके बेसिस पे बता सकते हैं इंडिफरेंस कर्व के बारे में। बताइए इसका जो क्या होगा राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जो कि है कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। और इसको ये भी बोला जाता है कि जो इंडिफरेंस कर्व है उसका जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है, यानी कि इस तरह का है तो ये डाउनवर्ड इस तरह का स्लोप होता है हमारा। ठीक है, अपवर्ड नहीं होता, इसका हमेशा डाउनवर्ड स्लोप रहेगा इंडिफरेंस कर्व के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द प्राइस विच अ कंज्यूमर्स वुड बी विलिंग टू पे फॉर अ कमोडिटी इज इक्वल्स टू हिज, यानी कि कोई भी ऐसी कमोडिटी जो कस्टमर जो है वो अपनी इच्छा से देना चाहता है, विलिंग है मतलब वो अपनी मर्जी से उसको देने के लिए तैयार है, उसको आप क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, डज नॉट हैव एनी रिलेशन टू एनी वन ऑफ दीज। यानी कि उसको क्या बोलते हैं जब वो खुद अपनी इच्छा से उसके ऊपर जो भी अमाउंट है वो पे करने के लिए रेडी है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, जो कि है डज नॉट हैव एनी रिलेशन टू वन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है, फॉर अ कॉम्पिटेटिव फर्म लॉन्ग पीरियड नॉर्मल प्राइस बिल। अब जो हमारे कॉम्पिटेटिव फर्म्स होते हैं उसमें जो लॉन्ग पीरियड होता है हमारा नॉर्मल प्राइस, लॉन्ग पीरियड के अंदर जो नॉर्मल प्राइस होता है वो किस तरह होगा? वो हमारे एसी और एमसी का जो प्रोडक्शन है उसके इक्वल होगा, इक्वल एमसी ऑफ प्रोडक्शन ओनली, यानी कि सिर्फ एमसी के प्रोडक्शन के इक्वल होगा, इक्वल एसी ऑफ प्रोडक्शन ओनली, या फिर इक्वल टीसी ऑफ प्रोडक्शन ओनली। आपको बताना है जो कॉम्पिटेटिव फॉर्म है उसमें जो नॉर्मल प्राइस होता है हमारा लॉन्ग पीरियड के लिए, वहां पर कौन सी सिचुएशन हमारी लाई करती है। तो देखिए यहाँ पर हमारा, अगर हम बात करें लॉन्ग पीरियड की, तो यहाँ पर हमारा एसी और एमसी इन दोनों का जो प्रोडक्शन होगा वो हमारा इक्वल रहेगा नॉर्मल प्राइस के। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हैज फीचर्स ऑफ। हमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के इसमें से फीचर्स बताने हैं। मोनोपोली बट नॉट कंपटीशन, यानी कि मोनोपोली होती है लेकिन कंपटीशन नहीं होता इसमें। मोनोपोली एंड कंपटीशन, यानी मोनोपोली भी है कंपटीशन भी है, विद फीचर्स ऑफ कंपटीशन प्रीडोमिनेटिंग, यानी कि जो कंपटीशन के फीचर्स हैं वो इसके अंदर होते हैं। मोनोपोली एंड कंपटीशन विद फीचर्स ऑफ मोनोपोली प्रीडोमिनेटिंग, यानी कि जो मोनोपोली होती है, मोनोपोली भी है कंपटीशन भी है, लेकिन इसमें प्रीडोमिनेंट क्या है? मोनोपोली है, यानी कि मोनोपोली के फीचर्स ज्यादा हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे हमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात की गई है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कौन कौन से फीचर्स होते हैं, यानी कि मोनोपोली या फिर कंपटीशन में से किसके फीचर्स ज्यादा पाए जाते हैं मोनोपोलिस्टिक के अंदर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मोनोपोली और कंपटीशन दोनों होते हैं, लेकिन
जो प्रीडोमिनेंट होता है वो होता है हमारा कंपटीशन, ना कि हमारा मोनोपोली। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स हम लोग टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ चुके हैं, जिसमें अगर आपने वो वीडियो देखी तो आप इजीली इनका आंसर बता सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने वो डिटेल में डिस्कशन किया था कि कितनी तरह के मार्केट होते हैं, क्या क्या सिचुएशन में हम इनको पहचान सकते हैं कि ये कौन सा मार्केट है, या फिर आप फीचर्स के को देखकर भी आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी सिचुएशन है, या फिर कौन सी यहाँ पर प्राइस मेकर कौन होगा, प्राइस टेकर कौन होगा। इस तरह की सारी सिचुएशंस आप इजीली बता सकते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को जाके देख लीजिए, और लेकिन अगर आप फिर से दोबारा उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हम एक बार फिर से उसको दोबारा से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है अगर कोई चीज़ हम किसी भी चीज़ के क्वेश्चंस करते हैं और अगर उसकी थ्योरी हमारे पास को क्लियर नहीं है, तब तक हम उसके क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर उसकी थ्योरी क्लियर है तो हम उसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। वैसे इंडिफरेंस कर्व, डिमांड, सप्लाई और ये कंपटीशन, इन सब के मैंने थ्योरी करा रखी है, तो एक बार आप जाके जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, इसकी हिंदी देखिए नीचे है, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन पे आते हैं। ओलिगोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर, देखिए ओलिगोपोली के फीचर्स आपको पता है तो आप इजीली ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ओलिगोपोली मार्केट सिचुएशन है जहां पर देयर आर फ्यू फर्म्स प्रोड्यूसिंग एंटायरली डिफरेंट गुड्स, यानी कि कुछ फर्म्स होती हैं जो कि एंटायरली यानी पूरी तरह से डिफरेंट गुड्स प्रोड्यूस करती हैं। देयर आर फ्यू फर्म्स प्रोड्यूसिंग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बनाती हैं कुछ फर्म्स। दीज आर फ्यू फर्म्स प्रोड्यूसिंग क्लोज सब्स्टिट्यूट, यानी कि क्लोज सब्स्टिट्यूट बनाती हैं। नेक्स्ट है, दीज आर टू और मोर मोनोपोलिस्टिक फॉर्म्स, यानी कि इसमें दो या दो से ज्यादा मोनोपोलिस्टिक फॉर्म्स होती हैं। तो आपको ओलिगोपोली के बारे में बताना है। तो देखिए ओलिगोपोली के अंदर यहाँ पर कुछ फॉर्म्स होती हैं जो कि हमारे क्लोज सब्स्टिट्यूट बनाती हैं। ठीक है, तो ओलिगोपोली के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये हिंदी में क्वेश्चन है। नेक्स्ट है डियोपोली, आपको बताना है डियोपोली का क्या मतलब होता है। टू फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट एज रिगार्ड्स देयर प्राइस आउटपुट डिसीजंस, यानी कि दो फर्म्स हैं जो कि इंटरडिपेंडेंट है और उनके प्राइस आउटपुट डिसीजंस क्या हैं, आपस में किस तरह के हैं, प्राइस इसके संबंधित हैं, यानी कि इसके डिसीजन से, यानी कि इसके डिसीजन पूरी तरह इन पे बेस्ड है। नेक्स्ट है टू फर्म्स आर इंडिपेंडेंट, दो फर्म्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट है और उनके प्राइस आउटपुट के डिसीजंस हैं वो उनसे स्वतंत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टू मोनोपोली फॉर्म्स, यानी कि दो मोनोपोली फॉर्म्स को डियोपोली बोलते हैं या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है टू फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट, यानी कि ये एक दूसरे से पर डिपेंडेंट नहीं होते इनके प्राइस और आउटपुट डिसीजंस। ठीक है, तो टू फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट एज रिगार्ड्स देयर प्राइस आउटपुट डिसीजंस, ये इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पर हमें बताना है इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। इम्परफेक्ट कंपटीशन अराइजेज व्हेन, अब इम्परफेक्ट कंपटीशन कब अराइज होता है। देयर इज इम्परफेक्ट राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर्स, यानी कि इम्परफेक्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो जितने ही कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनके बीच में जो है इम्परफेक्ट राइवलरी सिचुएशन होती है। नेक्स्ट है देयर आर अनएक्सप्लेनेबल इम्परफेक्शंस इन द मार्केट, यानी मार्केट के अंदर अनएक्सप्लेनेबल, यानी कि उस चीज को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इस तरह की इम्परफेक्शंस होती हैं। नेक्स्ट है कंपटीशन डज नॉट एग्जिस्ट, वहाँ पे कंपटीशन ही एग्जिस्ट नहीं करता। या फिर फोर्थ है हमारा प्रोडक्ट वेरिएशंस, इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर्स एंड डिस्टेंस एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लीड टू इम्परफेक्शंस इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट विच ऑपरेट्स ऑन सर्टेन एजम्पशंस, यानी कि प्रोडक्ट वेरिएशंस होते हैं, कंज्यूमर की इग्नोरेंस होती है, डिस्टेंस होता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लीड करती है और कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है विच ऑपरेट्स ऑन सर्टेन एजम्पशन, यानी कि ये सारी चीजें क्या हैं, कुछ एजम्पशंस हैं उन पर बेस्ड होती हैं। तो आपको बताना है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन इनमें से क्या होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है, प्रोडक्ट वेरिएशंस होंगे, कंज्यूमर की इग्नोरेंस होती है इसके अंदर। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो लीड करती है इम्परफेक्ट मार्केट में। ठीक है,
तो ये सारी चीजें किस पे बेस्ड होती हैं, कुछ अजम्पशंस के ऊपर ऑपरेट होती हैं ये सारी सिचुएशंस, जिसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट मार्केट या फिर इम्परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन होती है ऐसी जगह। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न आर ड्यू टू एंड इंक्रीजिंग रिटर्न आर ड्यू टू। अब जो डिमिनिशिंग रिटर्न होता है वो किस कारण होता है और इंक्रीजिंग रिटर्न जो होता है वो किस कारण होता है, आपको ये बताना है। डिमिनिशिंग रिटर्न देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इंटरनल डिसइकोनॉमीज या फिर इंटरनल इकोनॉमीज, इंटरनल इकोनॉमीज या फिर इंटरनल डिसइकोनॉमीज की वजह से, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज या फिर इंटरनल डिसइकोनॉमीज की वजह से, या फिर इंटरनल डिसइकोनॉमीज और एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज की वजह से। तो आपको बताना है कि डिमिनिशिंग रिटर्न कौन सी सिचुएशन में होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न किस सिचुएशन में होता है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। जो हमारे इंटरनल डिसइकोनॉमीज होती है तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे डिमिनिशिंग रिटर्न की सिचुएशन आती है, और हमारी जो इंटरनल इकोनॉमीज की सिचुएशन होती है तो वहाँ पे हमारा जो इंक्रीजिंग रिटर्न है वाली सिचुएशन अराइज हो जाती है। तो आप इस तरह से याद रखिए, जब हमारे पास इंटरनल डिसइकोनॉमीज होगी तो हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न आ जाएगा, और हमारा इंटरनल इकोनॉमीज होगी तो हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप फिर भी इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कि डिमिनिशिंग रिटर्न और इंक्रीजिंग रिटर्न कब होता है, क्या है ये सिचुएशन, तो आप बता सकते हैं। हम एक बार थ्योरी में ये सारी चीज़ें फिर से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये हम सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप पहले उसको देखिए, और अगर आपको वहां भी समझ नहीं आता है तो हम एक बार फिर से इनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन अब थोड़ा बड़ा है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि आपने डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल या फिर मेथड ये पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है ये क्वेश्चन। वन कमोडिटी मस्ट बी डिक्रीज्ड वाइल अदर इज इंक्रीज्ड, यानी कि एक कमोडिटी यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है जबकि दूसरी कमोडिटी इंक्रीज हो जाती है। कमोडिटी विच इज इंक्रीज्ड हैज हायर मार्जिनल सिग्निफिकेंस, यानी कि यहाँ पर उस कमोडिटी की बात की जा रही है कि एक कमोडिटी ऐसी है जो इंक्रीज होती है और उसकी मार्जिनल सिग्निफिकेंस क्या होता है, बहुत हाई होता है। थर्ड ऑप्शन है हमारा कमोडिटी विच इज डिक्रीज्ड हैज हायर मार्जिनल सिग्निफिकेंस। ठीक है, एक बार अब आपने ये इंग्लिश में देख लिया, देखिए ये इसके ऑप्शन है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। एक बार आप हिंदी में और देख लीजिए ये क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। हो गया, अब देखिए डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कमोडिटी विच इज इंक्रीज्ड है हायर मार्जिनल सिग्निफिकेंस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो कमोडिटी इंक्रीज हो रही है वो हायर मार्जिनल सिग्निफिकेंस की होगी, तो वो तो कट गया। इंक्रीज में हायर मार्जिनल सिग्निफिकेंस नहीं होता, अगर कमोडिटी हमारी डिक्रीज हो रही है तब हमारा हायर मार्जिनल सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, तो देखिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बी तो हमारा कट गया। अब देखिए ऑप्शन में बी कट गया, ए नहीं है, ये ऑप्शन हमारा कट गया। अब देखते हैं ए। अभी मैंने आपको बताया कि ये डिक्रीज होती है तब हमारा हायर मार्जिनल सिग्निफिकेंस होता है, तो इसलिए यहाँ पर सी बी ऑप्शन सही है। तो सी और ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए बी यहाँ पर हमारा कट गया तो ऑल नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता अकेला। ए और सी हम यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वन कमोडिटी हमारी डिक्रीज होती है और दूसरी कमोडिटी क्या होती है हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में यही सिचुएशन होती है कि एक कमोडिटी का प्राइस डाउन होगा तो दूसरी का बढ़ जाएगा, और यहाँ पर जो डिक्रीज होती है कमोडिटी वो उसकी हायर मार्जिनल सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, आप इस बात को याद रखिए। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस आज के। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। लेकिन अगर आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है तब तक आपको ये क्वेश्चंस क्लियर नहीं हो सकते। तो प्लीज एक बार आप थ्योरी को जरूर देख लीजिएगा, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी लगती है, आप
किसी टॉपिक पर चाहते हैं कि हम पहले उस पर डिस्कशन कर लें, बाद में उस पर क्वेश्चंस करें, तो प्लीज़ आप उस टॉपिक को ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जिससे कि हम एक बार उस थ्योरी को करने के बाद उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करें, क्योंकि आपके लिए भी ऐसे आसान होगा और मुझे समझाने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे और विच वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।